ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वृद्धि और विकास के निर्देशक में जो विकास के निर्देशक थे उसको हमने ध्यान में लिया कि जो विकास के निर्देशक है वो 4 टाइप के होते हैं, है ना। और इसके अंदर हम 4 निर्देशक के बारे में, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर था, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक, है ना, और मानव विकास अंक। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक को ही हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता अंक है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे देश एक अर्थशास्त्री थे, डेविस मोरिस इनका नाम था। क्या नाम था? डेविस और मोरिस। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक मापने के लिए 10 पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये 10 बातों को उन्होंने क्या किया, कम करके उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि सिर्फ 3 बातों को हम ध्यान रखकर किसी भी देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता को हम माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के सही निर्देशक नहीं है, उनकी अनेक मर्यादाएं हैं। देश की बढ़ती आय कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो तो वह विकास नहीं है। देश के विकास की संकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करे, नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो। इस बात को ध्यान में रखकर जो डेविस मोरिस है उन्होंने भौतिक गुणवत्ता अंक को प्रस्तुत किया, जिसे संक्षिप्त में हम क्या बोलते हैं, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। इस अंक में मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार को आर्थिक विकास माना जाता है। उनका ऐसा मानना था कि प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय से हम किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं माप सकते। इसके लिए मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हो तो ही आर्थिक विकास माना जा सकता है। और जो मानव विकास की भौतिक गुणवत्ता है वो सबसे श्रेष्ठ माप है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भौतिक जीवन की गुणवत्ता है वो मापने के लिए मैंने पिछले वीडियो में 10 पॉइंट बताए थे, लेकिन डेविस मोरिस ने क्या किया, उनके पॉइंट को घटाकर सिर्फ उन्होंने 3 बातों को ध्यान में रखा है। तो पहली जो बातें बच्चे उन्होंने ध्यान रखा है शिक्षा का अनुपात, ठीक है, और दूसरा है अपेक्षित आयु, और तीसरा है बाल मृत्यु दर, ठीक है। तो शिक्षा का अनुपात उन्होंने क्या बताया कि देश में साक्षरता का अनुपात शिक्षा की स्थिति दर्शाता है। देश में शिक्षित जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर शिक्षा का अनुपात जाना जा सकता है। अपेक्षित आयु में उन्होंने बताया कि बालक जन्म के समय वह कितने वर्ष तक की आयु तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि अपेक्षित आयु किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये बताएंगे कि बालक जन्म के समय से ही वह कितने वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। अपेक्षित आयु जो होता है वो प्रजा की औसत आयु को दर्शाता है, ठीक है। अगर अपेक्षित आयु बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य की सेवा कैसी होगी, अच्छी होगी। लेकिन अपेक्षित आयु अगर घटे तो स्वास्थ्य की सेवा कैसी होगी, बुरी होगी, है ना। बाल मृत्यु दर, उन्होंने बाल मृत्यु दर को भी ध्यान में रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष दौरान जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु पाने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। अब एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो हमारे देश में 1 वर्ष के अंदर 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर मृत्यु पाने वाले बच्चों की संख्या को हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। ये जो बाल मृत्यु दर होता है वो 1000 बच्चों के ऊपर काउंट किया जाता है। कि अगर मान लो 1 वर्ष के अंदर 1000 बच्चे का जन्म हुआ और उसमें से एक वर्ष पूरा किए बिना कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेथ कर गए, है, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। यदि बाल मृत्यु दर घटती है तो देश में स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, बढ़ी है। अगर जिस कंट्री का बाल मृत्यु दर क्या हो बच्चे, घट जाए, ठीक है, मतलब अगर मान लो 1000 में से 100 लोग डेथ करते हैं, 100 बच्चे का मृत्यु होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 बच्चों का ही मृत्यु हो, तो इसका मतलब वहां उस देश की स्वास्थ्य सेवाएं क्या होगी, अच्छी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक होता है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसी को PQLI भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि PQLI का पूरा नाम क्या है तो आप बता सकते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLI में हम शिक्षा का अनुपात को ध्यान में रखते हैं,
अपेक्षित आयु को ध्यान में रखते और बाल मृत्यु दर को ध्यान में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना। तो प्रत्येक निर्देशक यानी शिक्षा, आयु और बाल मृत्यु दर को 100 भार दिया जाता है। कितने भार देते हैं? 100। प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक देश का ये जो 3 पॉइंट है, शिक्षा, आयु और बाल मृत्यु दर, कुल मिलाकर हम कितने भार देते हैं बच्चे? 100। और इनका जो निर्देशक जो होते हैं वो 100, 0 से 100 के अंक के बीच का अंक दिया जाता है। मतलब प्रत्येक कंट्री का हम क्या करते हैं, 0 से 100 के बीच हम कुछ नंबर देते हैं। इन तीनों बातों में से देश को प्राप्त अंकों का योग होता है। ये तीनों शिक्षा, आयु और बाल मृत्यु दर में जो भी अंक प्राप्त हुए उनको हम प्लस करेंगे और उनको हम 3 से क्या कर देते, भाग दे देते। तो उससे हमें क्या मिलेगा? PQLI। जिस देश की PQLI 100 के नजदीक हो, मतलब उस देश की उपयुक्त 3 बातें में कार्य कैसा होगा? उत्तम होगा। अगर 100 के नजदीक है तो कार्य उत्तम होगा, अगर 0 के नजदीक है तो उनका कार्य कैसा है? निम्न स्तर का है। ठीक है, 0 से 100 के बीच भी हो सकता है। एक ही देश के 2 राज्यों के बीच अथवा 2 देशों के बीच तुलना हम कर सकते हैं PQLI के द्वारा। किसी भी स्टेट का भी हम चेक कर सकते हैं PQLI। ठीक है, PQLI अधिक हो तो देश का आर्थिक विकास अधिक कहा जाएगा। एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे PQLI अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उस देश का आर्थिक विकास क्या अधिक है। अगर PQLI नीचा हो तो देश की आर्थिक विकास क्या होगा बच्चे? ये भी नीचा होगा, है ना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है मानव विकासांक, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। इसको इंग्लिश में हम HDI बोलते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? UNDP। अब कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि UNDP का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं इसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो संस्था है वो हमारे पूरे वर्ल्ड के मानव विकास अंक की गणना करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक साल क्या करते हैं, वो मानव विकास अहवाल एक पत्र प्रकाशित करते हैं प्रत्येक कंट्री का, है ना, कि कौन से कंट्री कौन से नंबर पर आया। अगर पूरे विश्व स्तर पर अगर शिक्षा, बाल मृत्यु दर, जन्म दर को अगर ध्यान में लिया जाता है तो इसको बोलते हैं मानव विकास अंक। और इसी चीज को अगर किसी एक कंट्री के ऊपर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह। ठीक है, तो इस अहवाल में क्या होता है कि विकास के मापदंड के रूप में मानव विकास अंक हम क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। और HDI में आर्थिक मापदंडों के साथ बिन आर्थिक मापदंड पर अधिक भार दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि 1990 से HDI को मापने के लिए जिन विविध न्यूनतम और महत्तम मूल्य का उपयोग होता था, जिसमें 2010 में क्या किया गया है, उसमें कुछ सुधार किया गया है। अब हम समझेंगे कि जो मानव विकास अंक के जो घटक है वो कौन कौन से। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि मानव विकास अंक के घटक कौन से। तो इसके 3 घटक होते हैं। एक तो अपेक्षित आयु होता है, दूसरा साक्षरता है और तीसरा ऊंचा जीवन स्तर है। अपेक्षित आयु का मतलब होता है कि जन्म के समय जनसंख्या की अपेक्षित आयु कितनी है उसके आधार पर अंक दिया जाता है। जो 50 वर्ष से कम आयु हो तो स्वास्थ्य से वंचित माना जाएगा, और जिस आयु का अंक ऊंचा हो तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। साक्षरता में भी सेम है कि साक्षरता का जो प्रमाण है जानने के लिए वयस्क शिक्षकों का प्रतिशत कितना है वह जाना जाता है। इस प्रकार 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति की साक्षरता को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें हम 2 बातें को ध्यान में रख सकते हैं। पहला स्कूलिंग होता है, उसका औसत वर्ष, दूसरा स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष में देश में स्कूल कक्षा के लिए कितने वर्ष अपेक्षित है, उसमें से बालक स्कूल में औसतन कितने वर्ष बिताता है, उसका अंक प्राप्त किया जाता है। ऊंचा जीवन स्तर में प्राप्त सुविधाएं, जिसमें पीने का शुद्ध पानी है, स्वास्थ्य की सेवा है, सैनिटेशन की सेवा है, बाल मृत्यु दर है, कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी, 5 वर्ष से नीचे आयु के बच्चों की मृत्यु दर, ठीक है, प्रोटीन है, इत्यादि को लिया जाता है। और अच्छे जीवन स्तर का आधार आय पर आधारित होता है। आय सूचकांक प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय यानी GNI और सम क्रय शक्ति के स्तर पर मापा जाता है।
यहाँ पे एक देख सकते हैं कि जो HDI का मूल होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। कई बार अगर पूछे कि भाई HDI का मूल कितना होता है तो 0 से 1 के बीच में, है ना। अगर HDI का महत्तम मूल्य 1 माना जाता है, महत्तम मूल्य कितना होता है 1, और न्यूनतम कितना होगा 0। जिस देश का HDI 1 के नजदीक हो तो अधिक विकसित माना जाता है ना। जिनका भी अगर 1 के नजदीक होगा तो उनको हम अधिक विकसित मानेंगे उस देश को, और जिस देश का HDI 1 से दूर हो तो वह कम विकसित माना जाएगा। 2014 में दुनिया के 188 देशों में से HDI में 0.944 अंक के साथ नॉर्वे देश प्रथम क्रम पर आया था, है ना। अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर मानव विकास अंक किसका है तो नॉर्वे का है। और जो हमारा देश है वो 130वें क्रम पे आता है, 130 पे आता है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि भारत का क्रम मानव विकास अंक में कितने नंबर पे, तो 130वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये हर साल बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है हमारे जन्म दर, शिक्षा, मृत्यु दर, जो जीवन की भौतिक सुविधाएं उसके ऊपर हर साल क्या होता है इसके अंदर बदलाव होता रहता है। तो ये पूरा डेटा है बच्चे, यहाँ देख सकते हैं नॉर्वे का क्रम फर्स्ट रैंक है, हमारे भारत का क्रम 130 पे है, ठीक है। 8वें नंबर पे अमेरिका है, 90 पे चीन है, ठीक है। नाइजीरिया का 188 है। प्रति व्यक्ति आय भी देख सकते हैं, भारत का 5497 है, ठीक है। उसका जन्म के समय अपेक्षित आयु भी दिया 68 वर्ष माना गया है। हमारे देश में औसतन जो लोगों की जीवन जीने की जो आयु है निर्धारित की गई वो 68 वर्ष है, मतलब 68 वर्ष एक औसतन मापा गया कितने साल तक लोग जी सकते हैं, ठीक है। स्कूल का अपेक्षित वर्ष 11.7 है ना। तो ये सारे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आधार पे MCQ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इसी के साथ ही हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ।